नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार में, आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होगा। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणेश फिर नया मुद्दा लेके आया हूं, उसी पुराने जोश के साथ, उसी पुराने जुनून के साथ। और मुद्दा हमेशा की तरह हॉट है, बाकी आपको पता है सब कुछ डॉट डॉट है। जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का मुद्दा है एक फिल्म, आजकल बड़ी तैर रही है, फिल्म चल रही है, आप लोगों ने भी देखी होगी। हालांकि मैंने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी है। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। बहुत अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जी की ये फिल्म है, जिसमें जो कश्मीरी ब्राह्मणों का 90 के दशक में जो पलायन हुआ था, उसको बड़े अच्छे तरीके से चित्रित किया गया। फिल्म की मैं सराहना करता हूँ। इसमें जिन लोगों ने अभिनय किया है, बता रहे हैं बहुत अच्छा अभिनय किया है, तो सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सच दिखाने का साहस किया आप सभी लोगों ने। और फिल्म को तमाम राज्यों में अच्छे से चलाया जा रहा है। और फिल्म को अच्छी लोकप्रियता मिल रही है। कुछ थोड़े बहुत उसके पीछे विवाद भी चल रहे हैं कि कपिल शर्मा ने इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया, या खान लॉबी की वजह से ये हुआ वो हुआ। वो देखो अलग विषय है, उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो विषय रहते हैं वो होते हैं सामाजिक और राजनीतिक। फिल्मी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमें उससे मतलब नहीं। वो देखो, वो अलग चीज़ है, वो उनकी अलग दुनिया है। तो इसके हम सामाजिक और राजनीतिक पहलू समझते हैं कि कश्मीर फाइल्स को इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, अच्छी बात है, अच्छी फिल्म बनी, अच्छे मुद्दे पे बनी, और इस तरह के मुद्दे पे और भी फिल्में बनी हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि और जो फिल्में इस तरह के मुद्दे पे बनी हैं, क्या उन्हें इतनी पब्लिसिटी या लोकप्रियता मिली है। हालांकि मेरे इस वीडियो को या मेरी इन बातों को निगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले साउथ इंडिया में तेलुगु तमिल में एक फिल्म बनी हुई थी। फिल्म का नाम था जय भीम। सभी लोगों ने वो फिल्म देखी होगी। अभिनय किया था एक्टर सूर्या ने। और वो फिल्म संविधान के ऊपर बनी थी। उस फिल्म की लोगों ने सराहना की। हालांकि उस फिल्म को अगर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं सराहा। वजह क्या थी? वजह ये थी, वो भी वजह भी आप लोगों को पता होगी, चलो मैं खुल के ही बताता हूँ। वजह साहब ये थी कि वहां पे जो अत्याचार करने वाले लोग थे वो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, और जिनका शोषण हो रहा था वो दलित पिछड़ी जाति के लोग थे। तो इस वजह से ना तो नेशनल मीडिया ने उसको उतना कवरेज दिया उस फिल्म को, ना इतने जो सो कॉल्ड कथा कथित जो बड़े बड़े राजनेता हैं इन्होंने उसको इतनी तरजीह दी। और ना जो इतने हिंदूवादी संगठन बनते हैं, जैसे इस फिल्म के लिए दुनिया भर के तमाम, मैं देख रहा हूँ हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र और ये वो तमाम, ये सब अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, और गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा। और जो हमारा धर्म का कॉलम है वहाँ पे हिंदू लिखा जाता है, अच्छी बात है। ये हमारी पुरानी परंपरा है, सनातनी परंपरा है। हमने पहले मुगलों का भी जम के विरोध किया, फिर अंग्रेजों का भी जम के विरोध किया। बहुत से लोग इसमें झुक गए, बहुत से लोगों ने, ये देखो अलग विषय है, बहुत से लोगों ने रोटी बेटी का संबंध कर लिया। किन लोगों ने रोटी बेटी का संबंध किया? कौन लोग सत्ता के नजदीक रहे, कौन लोग सत्ता के आगे झुक गए, मुगलों के आगे झुक गए, अंग्रेजों के आगे झुक गए, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये वही आरएसएस की सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं जिन्हें हमेशा सत्ता प्यारी रही। अब असली मुद्दे की बात करते हैं। वो जो सामंतवादी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, मुगल की, अंग्रेज की, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और चर्चा का विषय है, तो उस पर भी आएंगे। एक दो दिन बाद उस पर भी चर्चा होगी। आज हमारी चर्चा का विषय है द कश्मीर फाइल्स, की आखिर इसको इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, और जय भीम जैसी जो फिल्म बनी है वो फिल्म कहाँ गायब हो गई।
हालाँकि इतनी लोकप्रिय फ़िल्म रही, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसको बहुत सराहा गया, लेकिन हमारे बीजेपी, आरएसएस के लोग और जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने इस फ़िल्म को क्यों नहीं सराहा? क्या जो हिंदुत्व है, वो सिर्फ़ एक जाति विशेष या फिर एक संप्रदाय विशेष, चाहे चाहे हम ये कह लें जो आरएसएस जैसे संगठन है, क्या इनके हिसाब से वो सब चलेगा? क्या किसी दलित के साथ, किसी आदिवासी के साथ, किसी पिछड़े के साथ जब शोषण होता है और सामूहिक रूप से जब वो सदियों से चला आ रहा शोषण होता है, तो उसके लिए हिंदूवादी संगठन आगे क्यों नहीं आते? इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो अभी भी समाज में चल रही हैं, जैसे दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो उसके लिए हिंदूवादी संगठन आगे क्यों नहीं आते? और भी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, दक्षिण भारत में है, देवदासी प्रथा है, तो उसके लिए हिंदूवादी संगठन क्यों नहीं आते? क्या इन संगठनों में इतनी हिम्मत है कि जय भीम फिल्म का प्रमोशन कर सकें? क्या इन संगठनों में इतनी हिम्मत है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पूजा कर सकें? नहीं करेंगे साहब, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक वर्ग विशेष जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, इसमें कोई भी जाति आ सकती है। सामंतवादी जो विचारधारा है या ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, इसमें कोई भी जाति आ सकती है। ये किसी वर्ग विशेष का उसमें आधिपत्य नहीं है कि जो जाति का ब्राह्मण है वही सामंतवादी या ब्राह्मणवादी विचारधारा का होगा, या जाति का क्षत्रिय है, जाति का वैश्य है। यादव जाति का अगर सामंतवादी विचारधारा का व्यक्ति है तो वो भी उस कैटेगरी में आ सकता है। दलित जाटव जाति का अगर वो उस विचारधारा का, सामंतवादी विचारधारा क्या होती है? वो विचारधारा ऐसी है अपने आप को श्रेष्ठता पे लाना, कि मैं श्रेष्ठ हूं और बाकी सारे मुझसे नीचे हैं। इस विचारधारा को हम सामंतवादी, फांसीवादी या फिर कहते हैं ब्राह्मणवादी विचारधारा, अपने आप को श्रेष्ठता पे लाना और बाकियों को दोयम दर्जे का समझना। तो आज जो मुद्दे का विषय है वो ये है कि पहला तो ये कश्मीर फाइल्स को इतना फुटेज और इतनी लोकप्रियता दी जा रही है, जय भीम को क्यों नहीं दी गई? और दूसरी कि इस फिल्म में आधा सच क्यों दिखाया गया? हालांकि बड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं जानता हूं कि लोग मुझे गालियां देंगे, मुझे धमकियां भी देंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसको एक सॉफ्ट तरीके से कहना चाह रहा हूं कि इस फिल्म में पूरा सच क्यों नहीं दिखाया गया, कि ये जो घटना हुई किस शासनकाल में हुई, उस समय किसकी सत्ता थी, कौन सत्ता में काबिज था, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन था, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन था, उस समय देश में प्रधानमंत्री कौन था, उस समय किस किस पार्टी ने उस प्रधानमंत्री जो जिस पार्टी के थे उनको समर्थन दे रखा था, उनको उनको वो भी तो बताना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से देखा जाए एक वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म है, तो ये चीज भी बतानी चाहिए। इस फिल्म में अधूरा सच नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा सच हमेशा समाज के लिए हानिकारक होता है। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं देश 2014 के बाद आजाद हुआ, उससे पहले आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम था। तो ऐसे लोगों को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और बीजेपी आईटी सेल के फर्जी ज्ञान से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। लोकतांत्रिक देश है साहब, और डेमोक्रेसी का जमाना है, आप मेरी बात मानिए या ना मानिए, मैं अपना पक्ष रखूंगा और इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। कोई नाराज ना हो। सिर्फ ये पक्ष है कि उस समय जनता दल की सरकार थी, बीपी सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और मजे की बात ये भारतीय जनता पार्टी ने इस तीसरे मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया हुआ था, बकायदा समर्थन था। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय बीजेपी के मजबूत नेता हुआ करते थे, उन्होंने बकायदा बीपी सिंह साहब को समर्थन दिया था। राज्यपाल उस समय जगमोहन जी थे जो बीजेपी के नेता थे। उस समय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जो अलगाववादी नेता हैं। उनकी बेटी बाद में महबूबा मुफ्ती हुई, जिनका बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार में अलायंस हुआ। तो ये जो तार हैं ये किसी से छुपे नहीं हुए हैं। और उस समय जो मुख्यमंत्री भी थे, हालांकि उस समय राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो इसमें जो ताना बाना है या नाकामी है या कमजोरी है वो किस पार्टी की है? क्या यहाँ भी आप कांग्रेस को दोष देंगे कि कांग्रेस की वजह से वो पलायन हुआ, जबकि सत्ता में आप बैठे हुए थे, बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। और मुझे
हर बार ये पैटर्न देखने को आया है कि जहाँ-जहाँ भी इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, वहाँ कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी आरएसएस की कहीं पे हाथ होगा, कहीं पे पैर होगा, कहीं पे नाक होगी और कहीं पे पूँछ-घुसी मिलेगी। चलो, डेमोक्रेसी है साहब, सच सच रहता है, झूठ झूठ रहता है। हालाँकि झूठ को 10 बार बोल के सच बना दिया गया है। चलने दीजिए, हम भी सच की राह पे चल रहे हैं, आप भी झूठ की राह पे चलिए। लंबा सफ़र है और लंबी परीक्षा है, देखते हैं। वैसे अभी तक तो हमेशा सच विजयी रहा है, देखते हैं झूठ कितना और आगे चलेगा। हालाँकि ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, फ़िल्म सभी को देखनी चाहिए, लेकिन जो अधूरा सच है, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था, वो सिर्फ़ इतना ही था कि जनता अधूरा सच ना समझे, जनता पूरा सच समझे। और जो जय भीम जैसी फ़िल्में हैं, जिसमें दलितों, शोषितों, वंचितों और आदिवासियों को, इस तरह की जो फ़िल्में हैं, इनको भी मीडिया जगह दे, इनको भी हमारे नेता जगह दें, ये भी हिंदू हैं, इनको भी बराबरी का अधिकार दें। ये आपको वोट देते हैं, आपको वोट दे के ही सरकार में हैं। मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है, दूसरी बार मिला है, हो सकता है आगे भी मिले। तो भई आप इनकी भी सुने, सिर्फ एक वर्ग विशेष या सिर्फ एक समुदाय विशेष की फ़िल्म को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म के साथ बेईमानी है। तो साहब, इस बेईमानी से बचने की कोशिश की जाए। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी बातें बहुत से लोगों को चुभेंगी, बहुत से लोगों को मेरी बातें खटकेंगी और बहुत से लोग मुझे गालियाँ भी देंगे। तो ठीक है, स्वागत है साहब, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। जितने लोग सहमत हैं, वो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मेरी ट्विटर आईडी को आप फॉलो कीजिए। और एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि अपने बहुमूल्य विचार मुझे देते रहिए, अपने मुद्दे मुझे बताते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पे चर्चा हो सकती है, तो चर्चाएँ चलती रहनी चाहिए, मुद्दे आगे उठते रहने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है, और हर जिम्मेदार नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ये हमें, हमारे देश का संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है, तो हम उस अधिकार का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करते रहेंगे। और मजबूत एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब लोग इस तरह की बातों पे चर्चाएं करते रहेंगे। मैं बातें अपनी अपनी बातें यहीं खत्म करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। नमस्कार।